इस लेसन में हम लीज़ को डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन टू लीज़, और कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल सिंपल करके आपको बताऊँ। तो जो मैंने लिखा है पहले मैं उसको रीड करती हूँ और फिर हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लीज़ होता क्या है? लीज़ इज़ अ रेंटल कॉन्ट्रैक्ट दैट ट्रांसफर्स द राइट टू यूज़ एन एसेट इन रिटर्न फॉर द पेमेंट ऑफ रेंट। क्या मीनिंग हुआ इसका? कि लीज़ में हम कोई चीज़ रेंट पे लेते हैं और हमें वो राइट मिल जाता है कि हम उस एसेट को यूज़ करें लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और उसके रिटर्न में हमें क्या देना होता है? हमें उसका रेंट देना होता है। सिंपल। तो लीज़ में आप देखेंगे कि एक टर्म यूज़ होती है लेसर, एक है लेसी। दोनों में क्या डिफरेंस है? जो एसेट का ओनर होगा, जो आपको अलाउ करेगा कि आप उसके एसेट को यूज़ कर सकते हैं, उसको हम लेसर कहते हैं, और आप जो उसको यूज़ करेंगे उसको लेसी कहते हैं। रेंटर होता है लेसी हु यूजेस द एसेट। राइट, ये तो बिल्कुल सिंपल टर्म थी। और इन दोनों के दरमियान जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसको हम कहते हैं ये लीज कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें हम ये भी लिखेंगे, ये भी हम इस लेसन में सीखेंगे कि ये लीज कॉन्ट्रैक्ट कितने साल के लिए आपने साइन करना होगा, ये कैंसिलेबल है या इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते, कितना इस पे इंटरेस्ट देना होगा, और जो भी इसकी टर्म्स और कंडीशंस होती हैं वो हम इस लेसन में डिस्कस करते हैं। लीज स्पेसिफाइज द टर्म्स। देखें ये टर्म्स हैं, उसमें हमने देखेंगे कि कौन कौन सी है। अंडर विच द lessee has the right to use the owner's property and the compensation to be paid to lesser in exchange। वही जो भी अभी मैंने आपको बताया कि लेसर आपको राइट देगा कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कि आप उसके एसेट को कैसे यूज कर सकते हैं, और उसके कंपनसेशन में हमने उसको रेंट देना होता है। लीज जो होती है रियल प्रॉपर्टी की भी होती है, यानी अगर आपके पास कोई लैंड हो या किसी के पास कोई बिल्डिंग हो, कोई टैक्सी की प्लेट है, तो वो हम एज अ लेसर लेसी को दे सकते हैं लीज पे। इसके अलावा क्या होता है? टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। अगर कोई मशीनरी आपने लीज पे लेनी है, इक्विपमेंट लेना है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, कोई इनटेंजिबल एसेट्स हैं, पेटेंट्स हो गया जैसे उसकी एग्जांपल है, तो ये भी हम एज अ लीज ले सकते हैं। और हम लीज पे लेंगे, हम उसका रेंट पे करेंगे, तो हम होंगे लेसी, और जिससे हम ले रहे हैं जो उसका ओनर है वो होगा लेसर। लीज अग्रीमेंट क्या है? ये निगोशिएटेड एंड आउटलाइंस हैं अग्रीमेंट ऑन आइटम्स इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग। ये उसमें आइटम्स इंक्लूड होते हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, इस लेसन में क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे, मैं थ्योरी पार्ट आपको डिस्कस करूंगी, नेक्स्ट में हम करेंगे, और फिर हम इसकी डिटेल भी देखेंगे कि उसमें लिखा होगा लेंथ ऑफ द लीज, कितने साल के लिए है, 3 साल की लीज है, 4 साल की लीज है। द अमाउंट, टाइमिंग एंड टाइप ऑफ लीज पेमेंट्स, यानी आपने मंथली पेमेंट करनी है, आपने ईयरली पेमेंट करनी है, आपने एडवांस में पेमेंट करनी है, आपने एट द एंड ऑफ पीरियड पेमेंट करनी है, कैसे आपने पेमेंट करनी है ये भी उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। each party's responsibility for maintenance, insurance and property tax if any। लीज पेमेंट तो सपोज हम डिसाइड कर लेते हैं, चले हमने डिसाइड किया कि 10,000 पर मंथ हमें रेंट देना है। अगर हमने कोई इक्विपमेंट लिया है या हमने कोई ऑफिस लिया है लीज पे, उसके अलावा क्या चीज़ें देनी है, क्या इंश्योरेंस भी आपने पे करनी है, प्रॉपर्टी टैक्स भी लेसी ने पे करना है, अगर 50% करना है, 25% करना है, जो भी होगा वो लीज कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा। कैंसिलेशन टर्म्स एंड रीन्यूअल टर्म्स, यानी क्या हम उस लीज को कैंसिल कर सकते हैं। कभी ऐसे होता है, लिखा होता है कि फर्स्ट 2 इयर्स में आप कैंसिल नहीं कर सकते, उसके बाद आपको राइट है, अगर 4 साल की लीज है उसके बाद है कि आप कर सकते हैं। या रीन्यूअल आपने कैसे करना है, ईयरली करना है, आफ्टर 3 इयर्स करना है, इंक्लूडिंग पे आउट्स और द रिटर्न ऑफ द लीज एसेट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। और जब लीज टर्म खत्म हो जाएगी, जो भी आपने एसेट लिया है वो किस कंडीशन में वापस करना है, उसकी कुछ रेजिडुअल वैल्यू यानी एंड ऑफ द पीरियड कोई वैल्यू भी होनी चाहिए। अपग्रेडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अगर सपोज कोई आपने बिल्डिंग ले ली है, उसमें आप कोई होटल बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली, या कोई ऑफिस बनाना चाहते हैं, आप उसमें क्यूबिकल्स बनाएंगे, अगर आपने कोई किचन बनाना है, तो अपग्रेड जो करना है वो सारा उस लीज में लिखा होता है। और कितनी पेमेंट होगी फिक्स्ड, जो हमने फिक्स्ड पेमेंट है जो हमने लीज की करनी है, उसके अलावा अगर इंश्योरेंस देनी है, प्रॉपर्टी देना है, टैक्सेस या कुछ होगा, तो इसको हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। ये भी हम इस लेसन में देख लेते हैं।
ये मेन पॉइंट थे जो लीज कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे आगे जाएंगे मैं आपको और भी बताऊंगी। लीज अकाउंटिंग क्या होती है? आईफर्स में यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो ऑलमोस्ट अमेरिका के अलावा सारी कंट्रीज यूज कर रही हैं, ऑलमोस्ट ऑल लीजेस आर रिफ्लेक्टेड ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? बैलेंस शीट है, उसमें आपने लॉन्ग टर्म एसेट, जिसको हम फिक्स एसेट भी कहते हैं, कैपिटल एसेट्स भी कहते हैं, वहाँ आपने इसको शो करना होता है। इसकी अकाउंटिंग हम लिखते हैं। और जब हम एंट्रीज लिखेंगे तो हम उसको लिखते हैं राइट ऑफ यूज। सपोज कोई आपने मशीनरी ली है लीज पे, तो उसका डेबिट हम ऐसे करके लिखते हैं ROU, राइट टू यूज द एसेट, और इसका क्रेडिट लाइबिलिटी होता है। तो देखें, एसेट्स भी हमारा बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का पार्ट है, सिमिलरली लाइबिलिटी भी उसका पार्ट है। तो अंडर आईफर्स क्या होता है, जो ज़्यादा लीजेस होती हैं, क्योंकि लीजेस हमेशा 95% आप कह सकते हैं या उससे भी ज़्यादा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, लेकिन कभी होती है कि हम शॉर्टर पीरियड को 12 मंथ से कम भी कंसीडर कर लेते हैं। तो नॉर्मली ये कैपिटल एसेट्स में आती हैं और लाइबिलिटी सेक्शन में आती हैं। ये आपका एमसीक्यूज में ज़रूर क्वेश्चन आ सकता है। और कहाँ होती है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। द एक्सेप्शन टू दिस रूल इज फॉर लीजेस क्वालिफाइंग एज अ शॉर्ट टर्म एंड लो वैल्यू। शॉर्ट टर्म मीन्स अगर 12 मंथ से कम की लीज ली है आपने, जो कि नॉर्मली हम नहीं लेते। सपोज आपने कोई ऑफिस ले लिया, आपने कह रहे हैं मैंने 10 मंथ्स के लिए लेना है, या अकाउंटिंग सीजन में टैक्स फाइल करने के लिए आपने 4-5 मंथ्स के लिए लेना है, दैट्स फाइन, हम उसको कंसीडर कर लेंगे। तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी वो भी मैं आप से थोड़ा सा डिस्कस कर लूँगी। एंड लो वैल्यू है, यानी अगर उसकी नॉर्मली इसको कंसीडर किया जाता है कि अप टू 5,000 की कोई लीज हो, तो उसको हम लो वैल्यू कंसीडर करते हैं, इन विच रेंट पेड इज एक्सपेंस्ड ओवर द लीज टर्म। तो अगर ये लो वैल्यू है और शॉर्ट टर्म है, तो हम इसको लाइबिलिटी में या एसेट में नहीं शो करेंगे, हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंस कर देंगे। राइट, दीज एक्सेप्शंस आर वेरी लिमिटेड, आप कह सकते हैं 4-5%। द लीज क्लासिफिकेशन फॉर लेसर्स रिक्वायर्स एन असेसमेंट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप यूजिंग स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। इसका क्या मीनिंग है कि जो लीज क्लासिफिकेशन है, लेसर क्या है? जो ओनर है, राइट, वो रिस्क, जैसे उसका कोई बिल्डिंग है वो दे रहा है लोगों को, तो उसको ये भी डर है, थोड़ा रिस्क है उसको, कि वो मालूम नहीं कैसे यूज करेंगे, अब उसको बिल्कुल एट द एंड उसको बिल्कुल खराब कर देंगे। तो वो कुछ रिवॉर्ड भी रख सकता है कि अगर आपने मुझे इस कंडीशन में मेरी इक्विपमेंट वापस की कि उसकी सैल्वेज वैल्यू 80,000 है या उससे ज़्यादा है, कुछ सेट कर लेते हैं, तो हम आपको कुछ रिवॉर्ड भी दे देंगे। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बेसिक अप्रोच क्या है? एट द बिगनिंग ऑफ द लीज, जब लीज शुरू हो रही होती है, तो लेसी लेसी क्या है? जो यूज करेगा इक्विपमेंट को या बिल्डिंग को, रिकॉग्नाइजेस 2 एलिमेंट्स उसको रिकॉग्नाइज करने होते हैं। पहला तो होता है राइट टू यूज एसेट। कैसे आपने डेबिट करना है राइट टू यूज एसेट को? अ लीज लाइबिलिटी फॉर द लीज पेमेंट, और कितनी आपने उसको लीज पेमेंट करनी है, मंथली, ईयरली, या जो भी कॉन्ट्रैक्ट में है, पहले करनी है या बाद में करनी है। तो हम ROU को डेबिट करते हैं और लाइबिलिटी को हम क्रेडिट करते हैं। 2 एलिमेंट्स आर मेजर्ड एट द प्रेजेंट वैल्यू। और याद रहे कि ये जो हमारी होती हैं दोनों, ROU और लीज पेमेंट, समटाइम्स मैं क्वेश्चन में भी आपको बताऊंगी ये इक्वल नहीं होंगी, इसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, क्योंकि ये लीज पेमेंट है, हमने 4 साल के लिए लिया। सपोज 40,000 उसका रेंट है, और हम एवरी ईयर 40,000 पे कर रहे हैं, लेकिन उसकी आज वैल्यू क्या है? तो ये जो है आइटम्स होते हैं, इसको हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज, जो भी लीज अग्रीमेंट में होगा, उस पे हम इसकी डिस्काउंटिंग करते हैं। लीज टर्म जो है, लीज टर्म क्या है? इज अ नॉन कैंसलेबल पीरियड, वो पीरियड जिसमें आप लीज को कैंसिल नहीं कर सकते, ड्यूरिंग विच द लेसी में यूज द एसेट प्लस एनी पीरियड कवर्ड बाय एन एक्सटेंशन। सपोज आपने 4 साल की लीज ली है, तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बन गया है कि फर्स्ट 2 ईयर्स में नॉन कैंसिलेबल है, आप कैंसिल नहीं कर सकते, करेंगे तो कोई पेनल्टी होगी। उसके बाद जो आपका थर्ड और फोर्थ ईयर है, उसमें सपोज आपको ऑप्शन दे दी जाती है कि अगर आप चाहते हैं तो आप कैंसिल कर दें, अगर आप चाहते हैं तो आप इसको एक्सटेंड कर लें, राइट, वो भी सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है पहले।
रेजिडुअल वैल्यू गारंटी, इसका क्या मीनिंग है रेजिडुअल वैल्यू का? सपोज मशीनरी है और उसकी वैल्यू 100K है, 4 years के लिए आप लेसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं लीज पे कि वो आपको आपका ये लेके जाएगा इक्विपमेंट और यूज़ करेगा। सेम आपका व्हीकल पे भी आप यूज़ करते हैं, आजकल आपने कार्स को देखा होगा कि वो लीज पे मिल जाती हैं, यानी आप उसको अच्छी तरह यूज़ करें और एट द एंड ऑफ 5 years और 3 years जो भी आप उसको वापस कर दें। लेकिन लेसी ने ये गारंटी देनी होती है, उससे साइन करा देते हैं कि जब आप इस 100 के इक्विपमेंट को वापस करेंगे तो एटलीस्ट उसकी वैल्यू 20,000 होनी चाहिए। अगर लेसर उसको मार्केट में सेल करना चाहे तो उसको 20,000 मिलने चाहिए। अगर इससे कम उसकी वैल्यू हो जाएगी, वो अच्छी तरह यूज़ नहीं करेगा, सपोज 16,000 की उसकी वैल्यू है, तो ये लेसी ने पे करना होगा। और अगर इसकी वैल्यू सपोज 30,000 है, उसने इतनी अच्छी तरह यूज़ किया अपनी चीज़ समझ के कि एट द एंड डिस्कस तो हुआ था, डिसाइड तो हुआ था कि 30,000 होनी चाहिए, लेकिन सॉरी 20,000 होनी चाहिए रेजिडुअल वैल्यू, लेकिन 30,000 है उसकी, तो मे बी के लेसर आपको कोई इंसेंटिव भी दे दे। तो ये रेजिडुअल वैल्यू गारंटी का है। एग्जैक्टली यहाँ यही लिखा है मैंने, आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। represents a guarantee made by the lessee to the lessor that the value of the lease asset at the end of the lease will be at least equal to the specified amount, right? इसको मैंने दूसरे तरीके से यहाँ लिख दिया है, लेकिन इसका मीनिंग यही है कि एट द एंड उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। और कहाँ मेंशन होगा ये? फिर ये लीज कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होना चाहिए। फिक्स लीज पेमेंट क्या होती हैं? जो फिक्स्ड है, डिसाइड हो गया 40,000 आपने रेंट देना है। लीज पेमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द लेसी टू द लेसर एक्सक्लूड्स एनी वेरिएबल। देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो फिक्स्ड पेमेंट है, राइट, इसकी भी हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो भी आपने देनी होगी 4 साल तक या 5 साल तक। लेकिन उसमें वेरिएबल पेमेंट क्या हो गई? कोई टैक्सेस आपने तो नहीं देने, इंश्योरेंस तो आपने नहीं देनी, इसके अलावा कोई यूटिलिटीज तो आपने नहीं देनी। ये जो चीज़ें आएंगी इसको हम इनकम स्टेटमेंट में डायरेक्ट एक्सपेंस कर देंगे, ये उस फिक्स पेमेंट में शामिल नहीं होगा। वेरिएबल लीज पेमेंट्स दैट वेरी बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस और फैक्ट्स, ये एग्जैक्टली यहाँ पे यही लिखा है, तो वो उसमें शामिल नहीं होगा। परचेज ऑप्शन ये है, ये भी लीज में कंडीशन हो सकती है कभी कि वो आपको ये ऑप्शन दे दें कि ठीक है 4 साल की लीज है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर आपने इसको यूज करना है, और थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आप चाहते हैं तो आप इसको परचेज भी कर सकते हैं, राइट? तो ये परचेज ऑप्शन इसका होता है। एंड कंडीशन इन द लीज अग्रीमेंट दैट अलाउज द लेसी द ऑप्शन टू परचेज द अंडरलाइंग एसेट एट द स्टिपुलेटेड एक्सरसाइज प्राइस एट द एंड ऑफ द लीज। तो सपोज अगर 100 की है और 100,000 का इक्विपमेंट है, 4 साल की लीज है, उसके बाद आपको वो ऑप्शन दे रहे हैं कि आप इसको 30,000 में ले भी सकते हैं, ये ऑप्शन भी हो सकती है। ऑप्शन टू टर्मिनेट द लीज, ये भी लीज में लिख सकते हैं कि आप उसको टर्मिनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या पहले 2 साल तक आप नहीं कर सकते, उसके बाद कर सकते हैं, right? Lease incentive, the lessor as part of the lease agreement may make payments to the lessee or agree to reimburse the lessee for a specific cost incurred leased hold improvement। leased hold improvement का क्या एग्जांपल है? एग्जैक्टली वही है, आपने कोई रेंटल प्रॉपर्टी ले ली है और आप उस पर कोई अपना ऑफिस बना रहे हैं या होटल बना रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उसको अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन उसको चेंज करेंगे, उसकी पार्टीशन कर देंगे, क्यूबिकल बना देंगे। तो अगर वो खर्चा होगा तो उसके लिए जो है लेसर आपको कुछ इंसेंटिव देगा, रीइंबर्स करेगा या नहीं करेगा, ये भी लीज में होना चाहिए। या वो एट द एंड आपको कहेगा कि जैसी आपने मेरी चीज़ ली थी ये बिल्कुल बिल्कुल एक रूम था और इसमें आपने क्यूबिकल बनाए हैं, या आप इसको डिसमेंटलिंग कॉस्ट जिसको कहते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, इसको एज इज जैसे मैं दे रहा हूँ वैसे ही आप मुझे वापस करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको कुछ रीइंबर्स कर दूंगा। जो भी कंडीशंस होती हैं ये लीज कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जानी चाहिए। शॉर्ट टर्म लीज जैसे अभी मैंने बात की कि बहुत कम ऐसे होता है कि आप 12 मंथ से कम अरसे के लिए भी ले सकते हैं। तो इंक्लूड्स लीजेस दैट हैव नो फाइनेंशियल कमिटमेंट बियॉन्ड द ईयर बट मे बी रिपीटेडली रीन्यूड एट मार्केट रेट। ठीक है, हमने कहा कि हम हर महीने रीन्यू कर लेंगे जो भी मार्केट रेट चल रहा हो उस पर, लेकिन ऐसा नॉर्मली कम होता है। अ शॉर्ट टर्म लीज इज नॉट, देखें फोकस किस पे है, इज नॉट अ लीज विद अ टर्म ऑफ मोर देन 12 मंथ्स। अगर
12 मंथ से ज़्यादा है तो उसको हम शॉर्ट टर्म नहीं कंसीडर करेंगे। अ लीज विद ऑनरस नॉन रिन्यूअल पेनल्टीज बिल्ड इनटू द लीज, राइट, अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, डिफिकल्ट हो रहा है रिन्यूअल में, तो उसको भी हम शॉर्ट टर्म कंसीडर नहीं करेंगे। अ लीज विद अ रिन्यूअल टर्म और अ परचेज ऑप्शन द लीज इज एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज, तो भी हम, अगर हमें ये हो कि एट द एंड 6 महीने के बाद, साल के बाद आप उसको परचेज भी कर सकते हैं, तो उसको भी हम शॉर्ट टर्म कंसीडर नहीं करेंगे। लो वैल्यू क्या होता है? अगर कोई आपके पास इक्विपमेंट है या कोई भी चीज़ है, आप उसको जनरली अंडर 5000 कंसीडर किया जाता है, तो उसको हम लो वैल्यू एसेट कहते हैं। और लो वैल्यू एसेट को नॉर्मली हम एक्सपेंस कर देते हैं इनकम स्टेटमेंट में, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन एज अ लाइबिलिटी और बैलेंस शीट में। द अंडरलाइंग एसेट कैन ओनली बी क्लासिफाइड एज लो वैल्यू। कब लो वैल्यू होगा? कि अगर लेसी कैन बेनिफिट फ्रॉम यूज ऑफ द एसेट ऑन इट्स ओन और अलॉन्ग विद अदर एसेट्स, उसके जो एसेट वो है जो कम वैल्यू का है, उसके साथ और दूसरों के साथ दूसरे एसेट्स को मिला के कोई चीज़ बना रहा है, या एक ये वाला लो वैल्यू वाला दूसरे पे डिपेंड नहीं करना इज और हाईली इंटर रिलेटेड विद अदर, तो भी हम इसको लो, क्या लिखा है, अंडरलाइंग एसेट कैन ओनली बी क्लासिफाइड एज लो वैल्यू। लो वैल्यू कब कंसिडर होगा? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, राइट। लीगल फीस है, कमीशन है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, द कॉस्ट इनकर्ड व्हेन नेगोशिएटिंग और अरेंजिंग अ लीज अग्रीमेंट, जो शुरू में हमने कोई लीगल फीस पे की, कोई कमीशन पे किया, हमने किसी को एजेंट्स हायर किए हुए थे, सेल्स रैप, कि आप क्लाइंट लेके आए तो हम आपको इतना कमीशन देंगे जो हमारे ऑफिस ले ले, तो वो सारी चीज़ें जो हैं इनिशियली हम ROU जो कि एसेट में जाएगा उसमें हम शामिल कर लेते हैं। अब बात करते हैं इम्प्लीसिट इंटरेस्ट की, या इंक्रीमेंट है, डिस्काउंट रेट है, इसका क्या मीनिंग है? जब हम लीज कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं तो उसमें एक इम्प्लीसिट लीज इंटरेस्ट रेट, जो कि लेसर, जो उसका ओनर होता है, वो बताता है कि इस पर्सन से आपने हमें इंटरेस्ट देना होगा, जो भी आप इक्विपमेंट ले रहे हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये मोर क्लियर हो जाएगा। तो उसको हम कहते हैं ये इम्प्लिसिट लीज इंटरेस्ट रेट है। लेकिन समटाइम्स ऐसे होगा कि आप देखेंगे क्वेश्चन में कि ये नहीं दिया हुआ, कि लीज कॉन्ट्रैक्ट में वो रेट शामिल नहीं है, तो लेसी क्या करेगा? वो देखेगा कि अगर इसी तरह की चीज़ वो मार्केट से लेगा और उतने ही पैसों की होगी, या बैंक से लेगा, तो बैंक क्या इंटरेस्ट रेट उससे चार्ज करेगा, तो वो हम यूज़ करेंगे, उसको हम कहेंगे इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। और यह है इम्प्लिसिट, जो कि दिया हुआ होगा। इससे हम डिस्काउंटिंग करते हैं। किसकी डिस्काउंटिंग करते हैं? ज़ाहिर बात है, जो आप डिस्काउंटिंग करेंगे, 40,000 आप रेंट दे रहे हैं 4 ईयर्स के लिए, मैं आपसे कह रही हूँ उसकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करें, तो प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए कोई तो डिस्काउंट रेट की ज़रूरत होगी, 7%, 8%, वट एवर, तो वो है इम्प्लिसिट लीज इंटरेस्ट रेट, जो लीज में होगा, राइट। अगर लीज में नहीं है तो उसको हम इंक्रीमेंटल कहेंगे। और डिस्काउंट रेट भी वही होता है जिसे हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। डेट्स क्या है? देयर आर 3 डेट्स रिलेटेड टू द लीज। सबसे पहले इंसेप्शन डेट ऑफ द लीज है। इंसेप्शन क्या है? जब हम अग्रीमेंट बना रहे हैं, जब हम अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। सपोज हम मार्च 1 को अग्रीमेंट बना रहे हैं कि ये लीज जो है 2024, कि ये लीज जो है हम ऑफिस दे रहे हैं, इसका 40,000 इसका रेंट होगा, 4 ईयर्स के लिए आप ले रहे हैं, डिस्काउंटिंग इसकी 7% में होगी, जो भी कंडीशन है, कैंसिलेबल है, नॉन कैंसिलेबल है, जो हमने सारा बनाया उसको हम इंसेप्शन डेट कहते हैं। उसके बाद कमेंसमेंट डेट आती है कि वो इस लीज स्टार्ट कब से होगी। मैं आपको वो मशीनरी या हाउस या जो भी है वो रेंट पे दे रही हूँ जुलाई 1 2024 फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स, तो ये आपकी कमेंसमेंट डेट है, ये आपकी इंसेप्शन डेट है, यानी जिसको हम अग्रीमेंट अपना साइन कर रहे हैं। इफेक्टिव डेट ऑफ लीज मॉडिफिकेशन, द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ द लीज अकर्स, वो डेट जिसपे हम लीज को मॉडिफाई कर सकें उसको हम इफेक्टिव डेट कहते हैं। तो आई होप कि ये थोड़ा सा मैंने कोशिश की कि लीज के बारे में, आप लीज अकाउंटिंग के बारे में आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ, आपको समझा दूँ। इसके बाद मैं आपके इसको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी और वो इसी पे डिपेंड करेंगे जो जो हमने डिस्कस किया। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया तो मैं इस क्वेश्चन में आपको बता दूंगी। कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया, आप मुझसे पूछ सकते हैं। साइमा अकेडमी को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।